डिस्पोजल वाले टेक्स्ट में उस सेट के आखिरी पेज पे हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाई। अच्छा वैसे पहले पुरानी वाली राइज कराता हूं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कैपिटल, प्रीमियम, अदर्स ऑफ रिटेन अर्निंग सारे के सारे एट्रीब्यूटेबल टू पी। उसके बाद एनसीआई का कॉलम। ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में क्या कहा था कि हम पिछले साल की बैलेंस शीट बनाना सोचेंगे, उसमें जो अदर रिजर्व्स, रिटेन अर्निंग के बैलेंस होते वो चेंजेस इन इक्विटी के ओपनिंग बैलेंसेस हैं। फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर के सामने क्या लिखना है? नहीं ना यार, कुछ भी नहीं ना याद। पेज नहीं, पेज 23 पे आए चैप्टर में पेज 23 12.1.23 ये सोसी का फॉर्मेट बना हुआ है, देखें दोबारा। जी, प्रॉफिट फॉर द ईयर या टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर के सामने रिटेन अर्निंग के कॉलम में कौन सी फिगर आनी है? जो हम लोग एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ पी कर रहे होते हैं। एनसीआई वाले कॉलम में क्या आना है? जो एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई करते हैं। डिविडेंड के सामने क्या आना है? रिटेन अर्निंग के कॉलम में जो पी ने अपने शेयर होल्डर्स को बांटा, और एनसीआई के कॉलम में जो एस ने बांटा उसमें सिर्फ एनसीआई का हिस्सा। ठीक है, ये सादी सोची है। अब आप आए डिस्पोजल वाले सेट के आखिरी पेज पे, बेशक इंग्लिश में रख लें ताकि नॉर्मल वाला आप बार बार देख सकें रेफरेंस के लिए। पेज 51। अब मैंने ना इसमें जो अब तक आपको स्टेप एक्विजिशन पढ़ाया, डिस्पोजल पढ़ाया, वो भी डाल दिए इसके अंदर। अब आप ये फिर भूल गया, पेज नंबर 51 पूरा पढ़ लें ध्यान से। मैंने स्टेरिक लगा के काफी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। साथ साथ पुराना रेफर करना चाहें तो रख लें, लेकिन इस पेज 51 को अच्छी तरह से पढ़ें।
जब हम डबल एस को खरीदेंगे, जब हम डबल एस को खरीदते हैं तो हम एक तो हम एनसीआई की फिगर लेते हैं ना इफेक्टिव वाली, फिर हम एनसीआई की वर्किंग में इन्वेस्टमेंट पे 20% लगा के माइनस भी कर रहे होते हैं, तो वो भी जो चीज माइनस कर रहे होते हैं ना वो भी इसमें से माइनस करनी है। यानी इसकी वजह से हमारी एनसीआई में इजाफा हो रहा है लेकिन कमी भी हो रही है, तो नेट हमारी एनसीआई में इतना इजाफा हो रहा है इसकी वजह से। अगर हम डबल एस खरीद रहे हैं तो इतना एनसीआई का इजाफा हो रहा है लेकिन उसकी वजह से इतनी कमी भी हो रही है, तो इसलिए नेट। हाँ जी, परचेज के सामने हमने एनसीआई कॉलम में वो फिगर लिखनी है, एनसीआई कॉलम में जो हम गुडविल की वर्किंग में एनसीआई लिख रहे होते हैं, और डिस्पोजल के सामने एनसीआई कॉलम में वो फिगर लिखनी है जो अभी यहाँ गेन ऑन डिस्पोजल निकालते हुए मैंने एनसीआई का डब्बा बनाया था ना, वो फिगर लिखनी है। ये डिस्पोजल एक्विजिशन की नई चीज है। चलें इस दिसंबर 12 को पूरा करते हैं। दिसंबर 12 वाले सवाल में एसओसीआई भी रिक्वायर्ड थी और चेंजेस इन इक्विटी भी रिक्वायर्ड थी। For the year ending June 30, 2012। Attributable to shareholders of PL। जी बताएं क्या क्या है। शेयर कैपिटल है, इक्विटी में और क्या है, दिसंबर 12 जो भी कर रहे थे, मेरा ख्याल रिटेन अर्निंग है बस, है ना, कैपिटल और रिटेन अर्निंग है, और इनका टोटल एनसीआई और टोटल। बैलेंसेस एज एट 1 जुलाई 11। कैपिटल सिर्फ पी का आता है 10,000। और रिटेन अर्निंग्स और एनसीआई के बारे में क्या बताया था, हम पिछले सवाल को सोचें, पिछले साल का सवाल सोचेंगे और ग्रुप बैलेंस शीट का सवाल होता तो इनकी वर्किंग्स करेंगे। मैंने मास्टर क्वेश्चन में सिखाया था, चलिए दोबारा करते हैं। वर्किंग 4 तक हम शायद पहुंच गए थे। 30 जून 11 को सोच के रिटेन अर्निंग की वर्किंग करते हैं और 30 जून 11 को सोच के एनसीआई की वर्किंग करते हैं। 30 जून 11 मतलब पिछले साल एक टीएल था और एक पीएल था, एलएल तब नहीं था, एलएल तो इस साल खरीदा है। पिछले साल को सोच रहे हैं हम, पिछले साल की बैलेंस शीट होती तो एज पर एसओएफपी में क्या रिटेन अर्निंग आ रही होती, ये कहां से मिलेंगी, जो सोसी के ओपनिंग बैलेंस दिए हुए, टीएल की रिटेन अर्निंग और पीएल की 270 लेस पी, मेरा ख्याल है 55। और कोई रिटेन अर्निंग्स में पिछले साल का सोचें और कोई होती है एडजस्टमेंट, कोई एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, कोई यूआरपी, कुछ पॉइंट नंबर 1 पे और करें। गुडविल की इंपेयरमेंट वो पिछले साल तक ही हो चुकी हुई थी, कितनी, और एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है इसलिए यहां से लेस। और कोई रिटेन अर्निंग की एडजस्टमेंट 0.1 2 3 4 5 नहीं, तो ये बन गया 215 और 80% इधर आ गया 17 जी। और एनसीआई की वर्किंग करते हैं तो वैल्यू एट एक्विजिशन, ये हमने गुडविल की वर्किंग में निकाली हुई है।
पीएल में 171 और रिटेन अर्निंग ये 215 का 20 50 43 214। ये हमने रिटेन अर्निंग और एनसीआई के बीडी बैलेंसेस निकाल लिए 2502 12502 और 214 12716। ये हो गए बैलेंस एज एट 1 जनवरी 11। जी ओपनिंग ओके। अच्छा जी, अब तरतीब से चलते हैं, क्योंकि सोसी बनी हुई है तो जरा आसानी हो जाएगी, हिंट मिल जाएगा। क्या क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड। डिविडेंड हमने लिखना होता है पेरेंट वाला पूरा, जो कि कितना है 1000, और एनसीआई के कॉलम में एस ने जो एनसीआई को दिया है, और किसने दिया है, एलएल ने कि पीएल ने? एलएल ने। कितना दिया? 60। हमें सिर्फ 60 का 30% लिखना है, 30 ना एनसीआई पोर्शन लिखना है। और आगे क्या है? प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो वो हम कहां से उठाएंगे? अच्छा, वो ना एसओसीआई का मसला है कि प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूड और प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड, यहां इस रोले की जरूरत नहीं है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर, यहां कौन सी फिगर लिखूं? एट्रीब्यूटेबल टू पी के शेयर होल्डर, जो कि उस पहले डब्बे का टोटल था 13, पहले डब्बे का टोटल 24.5। और यहां क्या लिखूं? वो जो एनसीआई वाले डब्बे का टोटल था 27.30, 151.80। ये तो सवाल वाली 2 लाइनें हो गई। और अब नया क्या सिखाया है? परचेज ऑफ सब्सिडरी, डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी। तो इस सवाल में परचेज भी है, डिस्पोजल भी है। परचेज ऑफ सब्सिडरी कौन सी है जी? एलएल। और इसके सामने किस कॉलम में फिगर लिखनी है? परचेज ऑफ सब्सिडरी के सामने। अरे अभी तो पढ़ा है ना, फिर देख लें 51 पेज फिर देख लें। जी क्या सीखा पढ़ के? क्या फिगर लिखनी है किस कॉलम में?
अदर रिजर्व के कॉलम में तब लिखनी है अगर बड़ा एस से छोटा एस या छोटा एस से बड़ा एस हो रहा है, और अगर सादी परचेज और डिस्पोजल है तो सीधे एनसीआई कॉलम में लिखनी है, और परचेज है तो वो फिगर लिखनी है जो गुडविल की वर्किंग में आती है, और हमने इसीलिए देखें एहतियातन गुडविल की वर्किंग कर ली हुई थी, तो उसमें एलएल एनसीआई कितनी लिखी थी 201, और इस साल हमने बेचा है पीएल को डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी। अदर रिजर्व्स के कॉलम में तब फिगर आती अगर बड़े एस से छोटे एस पे गए होते, इसमें तो हमने बेच दी है सब्सिडी, तो सीधा एनसीआई कॉलम में आएगी। और कौन सी फिगर आएगी? जो गेन ऑन डिस्पोजल वाली वर्किंग में एनसीआई का डब्बा बनाया था मैंने 1.8, ये होती है सोची। बैलेंसेज एज एट 30 जून 12। हाँ जी, क्या फिगर्स बनी? सही है। अच्छा, टाइम ज्यादा लग गया, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। एक सवाल 1 घंटे का कम से कम और है कराने वाला। होमवर्क 2 लोगों के अलावा कोई करता नहीं है ना। संडे को वैसे ही नहीं आते आप में से 4 लोग तो। चले फिर होमवर्क की कोशिश कर लें। अगर बहुत मसले हुए तो मैं फिर संडे को ये बोर्ड पे कर दूंगा। करना 2 लोगों नहीं है। अगर बहुत मसले ना हुए तो डिस्कस कर लूंगा। अगर ज्यादा मसले आपको लगे तो बिल्कुल फ्रैंकली मैं बोर्ड पे सॉल्व कर दूंगा। इसमें इनकम स्टेटमेंट भी है, और यानी जैसे ये था ना इनकम स्टेटमेंट और सोसी, तो उसमें इनकम स्टेटमेंट भी है और सोसी भी है, और डिस्पोजल नहीं है, वो मतलब डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वाला मामला नहीं है, S2S है। तो इनकम स्टेटमेंट है और सोसी है, तो इनकम स्टेटमेंट का एक सवाल और हाथ से हो जाएगा आपके, और सोसी हो जाएगी।
अगर आपको ये दो ही लोग करते हैं भी, सैंपल दो का ही है, तो अगर ज्यादा मसले हुए तो मैं बोर्ड पे कर दूंगा, अगर थोड़े मसले हुए तो जुबानी डिस्कस कर दूंगा। तो ठीक है, फिर सवाल आप कर लीजिए जून 22। अगर कर लिया, सिर्फ डिस्कस करना हुआ, तो फिर मैं संडे को कैश फ्लो करा रहा हूं। अगर ये बोर्ड पे करना पड़ा तो ये सवाल सॉल्व करके फिर कैश फ्लो कराऊंगा। जून 22 होगा मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32, GFL, EL, RL, जून 22। ठीक है, ये करिएगा भाई होमवर्क ट्राई। चले ठीक है, फिर 72 बस।